नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं आपके इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू कर दिया था आपका चैप्टर सैलरी, जिसको लेकर के ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 7 वीडियोज अपलोड हो चुकी है। ये हमारा 8वां क्लास रहेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपके एचआरए वाला सेक्शन कंप्लीट किया था। हाउस रेंट अलाउंस को किस तरीके से सैलरी के अंदर ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से रूल्स है जो आपको याद करने पड़ते हैं। और अगर मैं कहूं इन शॉर्ट में तो अलाउंस वाला सेक्शन में कंप्लीटली आपको टीच कर चुका हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके सैलरी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट परक्यूस्टीज को लेकर। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के अंदर आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बताया था, जब भी हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी के वेरियस कंपोनेंट होते हैं। जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक पे की बात की, आपका डीए जिसको आप लोग डियरेंस अलाउंस की बात करते हो, उस पर डिटेल में चर्चा की। फिर हम लोगों ने देखा अलाउंस और अलग अलग अलाउंस के जो भी टाइप्स है उन सबको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर मैंने बताया आपका परक्यूस्टीज होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट को। इस तरीके से आप लोग लास्ट में जाकर के डिडक्शन देखेंगे और फिर आपका ये सैलरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है आपके एंटायर सिलेबस के दरमियान। और क्वेश्चन नंबर सेकंड डायरेक्ट 18 नंबर का सैलरी से आता है। तो डेफिनेट सी बात है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना जरूरी है। थोड़ा सा बेसिक बातों पे मैं जिक्र करूंगा आप सभी के साथ, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिनको आपको अपने जहन में रख के एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परक्यूस्टीज का क्या मीनिंग होता है। जो भी बच्चे नए आए हैं वो प्लीज इस चीज को समझ लीजिएगा। जब भी आप लोग सैलरी की बात करते हैं और एक इंप्लॉय होता है, एक इंप्लॉयर होता है, आप सभी को पता है हम लोग दो लोगों की बात करते हैं। ई का मतलब होता है आपका इंप्लॉय, और जो आपको रोजगार देता है वो क्या होता है, आपका इंप्लॉयर होता है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंप्लॉय एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपना पूरा जीवन डेडिकेट करता है, माने अगर आप लोग रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बात करते हैं, 60 साल किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को सर्व करता है, तो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक आपके ईआर की। ईआर माने आपका इंप्लॉयर। इंप्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो आपका इंप्लॉय है उनकी जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स है, याद रखिएगा क्या है, आपकी बेसिक नीड्स है, उनको फुलफिल किया जाए, उनको पूरा किया जाए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो नीड है ये दो तरीके से फुलफिल की जाती है। या तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को, हम लोग उन्हें जो जरूरत है उन जरूरत के बदले इसको कैश प्रोवाइड कर दें, या फिर जो भी इसको फैसिलिटी चाहिए, याद रखिएगा जो भी इसको फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड कर दे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है जो भी आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो आपकी नॉन मॉनेटरी टर्म में होती है। क्लियर है? किस में होती है? आपकी नॉन मॉनेटरी टर्म में होती है। माने आप लोग पैसा नहीं देते हैं, डायरेक्ट उसको फैसिलिटी दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी इंप्लॉयर है, उसकी कोई भी इंप्लॉय है, उसकी एक बेसिक नीड है हाउस। हाउस का मतलब क्या होता है, उसका घर। यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, या तो कैश की टर्म में हम लोग इसको पैसा दे दे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एचआरए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, अलाउंस की कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स ये रहता है कि जो आपका इंप्लॉयर है, माने जो आपका इंप्लॉयर है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है आपका इंप्लॉय, या जो आपकी कंपनी है, आप लोग किसी भी नाम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से इसको क्या कर सकता है, हाउस प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्टली। कि हम जब तक आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको ये हाउस देते हैं, ये घर देते हैं, ये फ्लैट देते हैं, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंट देना है या हमारा खुद का है, वो हमारी सारी सिरदर्दी रहेगी। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स दो चीजें निकल के आती हैं। जो भी बेसिक नीड है उनको फुलफिल करने के लिए जो भी कैश की टर्म में आप लोग पे करते हो अपने इंप्लॉय को, कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कैश की टर्म में पे करता है, उसको अलाउंस कहते हैं, जो डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और जो नॉन मॉनेटरी टर्म में होता है, जो भी बेनिफिट, जो भी सुविधा, जो भी फैसिलिटी आपके इंप्लॉय को दी जाती है नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, उनको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको हम लोग परक्यूस्टीज कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोग काफी एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस का या तो आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं या आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। क्लियर है? आपको ऑफिस की तरफ से दे दिया गया, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर मैं मोटर कार की बात करता हूं,
बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, हर बच्चा समझ सकता है। मोटर कार आपको दिया जाता है, ये भी क्या है, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा सकता है, माने डायरेक्ट आपको पैसा दे दिया जाए, अब कैसे आते हो वो आपकी सिरदर्दी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको डायरेक्ट कार दे दी जाए, आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, परक्यूस्टिज की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर आपको पैसा दिया जाता है तो डेफिनेट सी बात है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कैटेगरी में चला जाता है। इसके अलावा आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, मोटर कार हो गया, इसके अलावा आप लोग फर्नीचर की भी बात कर सकते हैं एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आप लोग अपने जहन में क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। क्लियर? तो परक्यूस्टिज का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, जो भी सुविधाएं, जो भी फैसिलिटी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में नहीं, पैसा नहीं देंगे, उसके अलावा जो फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग परक्यूस्टिज कहते हैं। क्लियर है? अब होगा क्या, जो भी आपका एम्प्लॉय है ये क्या करता है, ये एम्प्लॉय याद रखिएगा आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के काफी एसेट्स यूज करता है। क्लियर है? क्या यूज करता है, एसेट। जैसे अगर आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर की बात करते हैं, ये भी तो आपकी कंपनी का एसेट है। मोटर कार की बात करते हैं तो ये भी आपकी कंपनी का एसेट है। तो इस चैप्टर इस सेक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न है। माने परक्यूस्टिज की डेफिनेशन तो मैं आपको इनिशियल लेवल पे भी समझा चुका हूं। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि इस परक्यूस्टिज के अंदर हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, जो भी आपका एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वो एसेट्स को यूज करता है। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को क्या करता है, यूज करता है। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, ये जो एसेट है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आपका एसेट क्या रहेगा, आपका मूवेबल एसेट आ जाता है। क्लियर है? पहला एसेट कौन सा होता है, आपका मूवेबल एसेट होता है। एक आपका इमूवेबल एसेट होता है जिसको आप लोग नॉन मूवेबल भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो आपके दो तरीके के एसेट हो गए, एक आपका मूवेबल एसेट होता है, एक ऐसा एसेट होता है जो मूव नहीं कर सकता। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, कौन से एसेट को मूव कर सकते हैं, अभी तो बताया ना। अगर आप लोग लैपटॉप की बात करते हैं तो उसको मूव किया जा सकता है। कंप्यूटर की चलो बात छोड़ दीजिए, आप लोग कार की बात कर दीजिए, उसको भी क्या कहते हैं, मूवेबल एसेट कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा भी काफी आते हैं। तो ये सब क्या है, मूवेबल एसेट है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हाउस यूज करते हैं या फिर आप लोग बिल्डिंग यूज करते हैं किसी भी कंपनी की रहने के लिए, जो आपको दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, इमूवेबल है। तो इमूवेबल का कोई भी पोर्शन आपके सिलेबस में डाला नहीं गया है। आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो कौन से सेक्शन से देखने को मिलेगा, आपको मूवेबल सेक्शन से देखने को मिलेगा। माने कोई भी एम्प्लॉय जब मूवेबल आपके एसेट को यूज करता है तो उस केस में आप जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना पार्ट का टैक्सेबल रहेगा, कितना पार्ट एग्जम्प्ट रहेगा, दिस इज अ मेन टॉपिक, दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर डिस्कशन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं मूवेबल की बात करूं आप लोग समझिएगा। अब छोटी सी बात माय डियर फ्रेंड्स मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग मूवेबल एसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इन मूवेबल एसेट्स को डिवाइड करने वाले हैं दो फर्दर क्लास के अंदर। वैसे तो तीन में भी कर देते हैं कई बार, लेकिन मैं आपको दो ही क्लास करूंगा। पहली जो क्लास बनेगी, पहली जो कैटेगरी बनेगी माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल और केवल आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की बनती है। क्लियर है? किसकी बनती है, आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की बनती है। इसके अलावा जो भी आपके अदर एसेट्स बच गए हैं, मूवेबल एसेट्स की बात हो रही है। क्लियर है? इसके अलावा जो भी एसेट्स बच गए हैं आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मैं जिसका एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए आपका टीवी हो गया, आपका एसी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया। क्लियर है? ये तमाम चीजें एटसेट्रा, ये सब किस में आती हैं, ये सब आपके अदर एसेट की कैटेगरी में आती हैं। तो दो कैटेगरी आपकी बनेगी मूवेबल एसेट के केस में। पहली क्या बनेगी, आपका लैपटॉप और कंप्यूटर वाला, और अदर एसेट के अंदर आप लोग टीवी, एसी, फर्नीचर वगैरह किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन आपको समझ में आ रही होगी। जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हमें कहां पे मूव करना है। अब समझने वाली बात क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है, जब भी बात लैपटॉप और कंप्यूटर की आती है तो यहाँ पे जब भी बात टैक्स की आएगी ना
तो हमें नील टैक्स देना है। नील का मतलब आपका कितना होता है, 0, माने हमें यहाँ पे क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप लोग मूवेबल एसेट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यूज तो ही करेंगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन और है। कई बार क्या होता है, कोई भी कंपनी आपको एक पर्टिकुलर एसेट देती है, आपने यूज किया, आपने उसको इतना हद तक यूज कर लिया कि कंपनी कहती है अब मैं आपको इसको बेचता हूं सस्ते दामों में, आप लोग इसको खरीद लीजिएगा। तो उसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपका ट्रांसफर। क्या कहते हैं हम लोग उसको, आगे मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। क्लियर है? क्या कहा जाता है उसको, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो याद रखिएगा मूवेबल एसेट के यूज की बात हो रही है। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मूवेबल एसेट के यूज की। अगर आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर को यूज करते हैं तो आपके सैलरी के अंदर कितना जुड़ेगा, कितना अमाउंट आपको ऐड करना है, नील बट्टा सन्नाटा, माने 0 ऐड करना है। अगर आप लोग बात करते हैं अदर एसेट की, तो अदर एसेट के अंदर भी दो चीजें हैं। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए हाउस की बात करते हैं या फिर किसी और कार की बात करते हैं, लेट अस से कि कोई भी कंपनी की कार है, ठीक है, मैं कार की बात कर रहा हूं, तो कार आपका मूवेबल एसेट है और मूवेबल एसेट ये अदर कैटेगरी का है। तो आप याद क्या करना है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। कार पहला तो हो सकता है आपकी कंपनी ने भी रेंट पे लिया हो, ठीक है, तो ये कार क्या हो सकती है, रेंटेड हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, ओन्ड बाय कंपनी या ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, उसने खरीद रखा हो। क्लियर है? दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपकी कार जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जो भी एसेट आप लोग यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या तो कंपनी ने उसको खरीद रखा होगा या किसी भी कंपनी ने रेंट पे लेकर के आपको दे रखा होगा। दो पॉसिबिलिटी है और दोनों पॉसिबिलिटी को आपको अपने जहन में रखना है। माने क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया? अगर आपकी कार रेंट पे है तो जो आपका एक्चुअल रेंट है ना वही आपको पे करना है। माने जो आपका एक्चुअल रेंट है वो कहां पे चला जाएगा, आपकी सैलरी के अंदर चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी जो कार है वो ओन्ड है बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की खुद के उसने खरीद रखी है, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई डिफरेंट कलर लेते हैं। यस, हम लोग कौन सा ले ले, इसमें से व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, याद रखिएगा। इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर आपकी जो एसेट है, मूवेबल एसेट है, वो ओन्ड बाय ईआर है, माने एम्प्लॉयर ने उनको ओन कर रखा है, तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, याद रखिएगा, जो उसकी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, उस एक्चुअल कॉस्ट का आपको लेके चलना है 10% पर एनम। ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। किसकी बात हो रही है, पर एनम, 10% पर एनम, यानी कि आपके जो एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम आपकी सैलरी के अंदर कैलकुलेट होगा, जुड़ेगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने क्या क्या क्लियर किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपका परक्यूस्टिज का मीनिंग क्या होता है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। परक्यूस्टिज का मतलब जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधा एम्प्लॉयर को, सॉरी, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली परक्यूस्टिज कहते हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती है। परक्यूस्टिज के केस में हमें क्या करना है, हमें देखना है अगर आपका एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के एसेट्स को यूज कर सकता है या कंपनी कई बार उसको ट्रांसफर कर देती है। दिस इज द सेकंड टॉपिक जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी क्या पढ़ना है, अगर आप लोग किसी भी मूवेबल एसेट को यूज करते हैं तो लैपटॉप के केस में, कंप्यूटर के केस में 0 रहेगा, और अगर आप लोग अदर एसेट की बात करते हैं तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर वो आपका अदर एसेट रेंटेड है तो जितना रेंट उसका जाता है वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, और अगर आप लोगों का वो एसेट अगर ओन किया गया है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, तो जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, उस एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल 10% क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरा उम्मीद करता हूं, ऐसा मानना है कि चीजें यहां तक आपको क्लियर हुई होंगी, चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके, क्योंकि ये सारी चीजें तभी आपको समझ में आती है जब आप लोग एक बार चीजों को अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मिस्टर एक्स है जो XYZ कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो मैं किसकी डिटेल लेके चल रहा हूं, मान लीजिए मैंने कोई भी मिस्टर एक्स ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आपका किसी भी मिस्टर एक्स की बात हो रही है जो किस कंपनी में काम करता है, XYZ लिमिटेड कंपनी में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि उसका जो बेसिक सैलरी है, बहुत बेसिक डेटा दे रहा हूं, आप लोग देखिए कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। उसकी बेसिक सैलरी में मान लेता हूं आपका
20,000 पर मंथ है, याद रखिएगा कितनी सैलरी है उसकी, 20,000 पर मंथ है। उसके बाद जो उसका डीए दिया गया है, डियरेंस अलाउंस में मान लेता हूं आपका 50% ऑफ सैलरी है। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका डियरेंस अलाउंस हो गया। तीसरा फैक्टर मैं ले लेता हूं उसका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मान लीजिए 2,000 रुपए प्रति महीना है उसका। ठीक है, कितना है आपका पर मंथ है 2,000 रुपए। इसके बाद चौथा जो आप लोग लेके चल सकते हैं, मान लीजिए सैलरी के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है। ठीक है, क्या है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं 300 रुपए पर मंथ दिया हुआ है, और ये 2 चाइल्ड के लिए गिवन है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। इसके बाद मैं 5वां मान लेता हूं, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एचआरए वाला, और एचआरए से पहले मैंने आपको समझा, एचआरए के बाद मैंने आपको समझाया था आई थिंक पीएफ प्रोविडेंट फंड, जहां पे 2 तरीके के प्रोविडेंट फंड बने थे, एक आपका रिजर्व प्रोविडेंट फंड था, एक अनरिजर्व था। जो रजिस्टर हो जाता है वो रिजर्व रहता है, जो रजिस्टर नहीं होता है वो अनरिजर्व प्रोविडेंट फंड होता है, रजिस्टर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं आपका अनरिजर्व प्रोविडेंट फंड है, वो मैं मान लेता हूं, कोई भी एग्जांपल लेटर से 5,000 रुपए पर मंथ का मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका अनरिजर्व प्रोविडेंट फंड ले लेता हूं। अब मैं फैक्टर डालने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर अपने वाले फैक्टर का मतलब जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। जैसे मैं मान लेता हूं यूज ऑफ मोटर कार एंड द कॉस्ट ऑफ द कार इज लेट अस से कि 5 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज ऑफ मोटर कार, किसकी बात हो रही है, मोटर कार की बात हो रही है, एंड कॉस्ट ऑफ कार या फिर वर्थ ऑफ कार इज, हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 5 लाख रुपए, कितना मान के चल रहे हैं, 5 लाख रुपए। अब यहां से काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने बताया था हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि आप जो एसेट यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपको चेक करना है वो एसेट ओन किया हुआ है या रेंटेड है। तो अगर मैंने वर्थ कर दिया है ना, तो हम लोग नेचुरल सेंस में ये मान के चलेंगे कि कंपनी ने उस एसेट को खरीदा हुआ है। तो हम लोग क्या मान के चलते, इसकी वर्थ कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। क्लियर है, अब मैं एक और मान लेता हूं, मान लीजिए यूज ऑफ लैपटॉप। ठीक है, या फिर हम लोग कह देते हैं प्रोवाइड अ लैपटॉप। ठीक है ना, आपको क्या किया गया है, प्रोवाइड अ लैपटॉप। ठीक है, फॉर यूज, ठीक है, किसके लिए प्रोवाइड किया गया है, यूज के लिए। एंड कॉस्ट कितनी है उसकी, लेटेस्ट से मैं मान लेता हूं उसकी कॉस्ट है आपकी 50,000। कोई भी लैपटॉप है जिसकी कीमत कितनी है आपकी 50,000 रुपए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है, आपको सैलरी कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आपको सैलरी को कैलकुलेट करना। ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं करा चुका हूं, इससे आसान आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ट्विस्ट क्या है माय डियर फ्रेंड, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे मैंने 2 फैक्टर ऐड किए हैं, आपका अनरिजर्व वाला फैक्टर भी, क्योंकि हम लोग कल उसके ऊपर बात कर चुके लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस में हम लोगों ने 2 फैक्टर कौन कौन से डाल दिए हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं। किस केस के हैं ये दोनों फैक्टर, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपके परक्यूस्ट्रीज वाले केस के हैं। ठीक है, तो ये दोनों को भी हम लोग आज करेंगे, और हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है, क्या करना है, कंप्यूट करना है टैक्सेबल सैलरी को। क्लियर है, कितनी सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी। अब यहाँ पे देखिएगा काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेंगे कि सर ओल्ड रेजिमे से करे कि न्यू रेजिमे से। मैं आपको बता देता हूं 95% पॉसिबिलिटी है आपका एग्जामिनर आपसे ओल्ड रेजिमे वाला क्वेश्चन ही देगा। कारण क्या है उसका समझिए, क्योंकि ओल्ड रेजिमे के अंदर हर एक चीज को डिटेल में जाके कैलकुलेट करना पड़ता है, और वहीं से जाके चेक कर सकता है एग्जामिनर कि आपको इनकम टैक्स की कितनी समझ है। न्यू रेजिमे के अंदर तो आपको कोई रिलैक्सेशन, कोई एग्जम्पशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेजिमे पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत कम 5% से भी कम चांसेस है कि आपके न्यू रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहरहाल अब एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके फॉर्मेट के ऊपर, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, दैट्स व्हाई मैं काम करता हूं, मैं दोनों रेज्यूमे वाला एग्जांपल ले लेता हूं ताकि एक ही चीज के अंदर हमारे क्वेश्चन निपट जाए। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों रेज्यूमे वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। मैं दोनों रेज्यूमे वाली बात करता हूँ। ठीक है, आप लोग न्यू रेज्यूमे की भी बात कर लीजिए
और आप लोग ओल्ड रेज्यूमे की भी बात कर लीजिए। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे दोनों सेक्शन ले लिए हैं। यहाँ पे क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे लेट अस से कि यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके न्यू रेज्यूमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या पूछा गया, पर्टिकुलर्स पूछा गया है। ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बेसिक कैलकुलेशंस को निपटाना है। क्लियर है? हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक कैलकुलेशंस को यहाँ पे निपटाने वाले हैं। जैसे मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं, लेटस से कोई भी वैसा ही कलर उठा लेते। चलिए देखिए ध्यान से, ये कलर ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 20,000 रुपए हर मंथ की है, 12 महीने के कैलकुलेट करना है। तो 12 दूनी 24 माने कितनी आ जाएगी, 2,40,000 आ जाएगी बेसिक सैलरी। अब चाहे आपका ओल्ड रेज्यूमे हो चाहे आपका न्यू रेज्यूमे हो, सैलरी कितनी रहेगी आपकी, 2,40,000 रहेगी। अगर मैं डीए की बात करता हूं, डियरेंस अलाउंस की बात करता हूं, तो कितना दिया हुआ है, ये आपका 50% ऑफ सैलरी दिया हुआ है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 2,40,000 का 50% कितना बनता है, 1,20,000। चाहे आपका ओल्ड रेज्यूमे हो चाहे आपका न्यू रेज्यूमे हो, दोनों के अंदर क्या रहेगा, चीजें सेम रहेंगी। क्लियर? अब इससे आगे अगर आप लोग देखते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 100% टैक्सेबल होता है, मैंने आपको बताया था। तो इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, सीसीए में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपया हर महीने का है। तो 12 दूनी 24,000 रुपया साल का हो जाएगा। क्लियर है? हम लोगों ने साल का कितना कैलकुलेट कर लिया, 24,000। क्लियर है? अब ओल्ड रेज्यूमे हो चाहे न्यू रेज्यूमे हो, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है, ये आपका नंबर 3 है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग चाइल्ड एजुकेशन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना प्रोवाइड किया गया है आपको, 300 रुपए प्रति महीना प्रोवाइड किया गया है। और आपको 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, और कितने के लिए, 2 बच्चों के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 दिया कितना हो जाएगा, 7200। माने अमाउंट कितना बनता है आपका, 7200। लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन आपको देखने को मिलता है, हमें लेस क्या करना है, एग्जम्प्ट करना है। हमें 200 रुपए हर बच्चे के लिए, 2 बच्चा मैक्सिमम आप लोग ले सकते हैं, और 12। क्लियर है? ये आपका एग्जम्पशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है? अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7200 में से अगर आप लोग 4800 निकाल देते हैं तो आई थिंक 2400 बचना चाहिए। क्लियर है? हम क्या करते हैं, 7200 में से 4800 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक बार कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है ना, 72 माइनस में 48, ठीक है, 2400 ही बचेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2400 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग, 2400 कर देंगे। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 2400 आ जाएगा। क्लियर? 24,000 नहीं, सॉरी, कितना आएगा आपका, 2400। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने की बात हो रही है, 2400 की बात हो रही है। हमने कैलकुलेट किया ना, माइनस कितना हुआ है आपका, 2400 हुआ है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 2400 ही कैलकुलेट होगा। डेट्स इट। ठीक है, अब आगे चलिए, 5वें नंबर की अगर आप लोग कैलकुलेशन देखना चाहें तो 5वें नंबर पे है आपका अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड। कितना है आपका, 5,000 रुपए प्रति महीना है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो देखा है तो मैंने क्या बताया था, जब भी अनरिजर्व्ड प्रोविडेंट फंड की बात होती है और जब आप लोग एक तरीके से जमा करते हैं, यानी कि एक विड्रॉ होता है, विड्रॉ के टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जमा डिपॉजिट के टाइम पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा आपका, क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग 6ठे नंबर की बात करते हैं, जिन भी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग जो आपका प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो है, लेक्चर नंबर 7, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, 6ठे नंबर पे है आपका यूज ऑफ मोटर कार एंड कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। मैंने क्या बताया था, 5 लाख रुपए जो टोटल कॉस्ट अगर ओन्ड किया हुआ है तो उसका 10% ले लेंगे। 10% का मतलब, अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम लोग कर रहे हैं यूज ऑफ मोटर कार। किसकी बात हो रही है आपकी, मोटर कार की बात हो रही है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे कितना कर देता हूँ आपका 50,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा। डेट्स इट। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक फैक्टर और रह गया है आपका यूज ऑफ लैपटॉप। क्लियर है? और मैंने बताया था लैपटॉप और कंप्यूटर का अगर आप लोग यूज करते हैं
तो आपको कोई भी यहाँ पे अमाउंट टैक्स नहीं देना है, माने यहाँ पे नील हो जाएगा और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, अब टोटल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, आपका ग्रोस टोटल सैलरी, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, ग्रोस टोटल सैलरी। तो अब क्या करना है, बस इनको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। फटाफट से इनको जोड़ लेते हैं। देखिए कितना है आपका, 2,40,000 गिवन है, प्लस में 1,20,000 गिवन है, ओके, प्लस में कितना है, 24,000 गिवन है, प्लस में कितना है 24,000, प्लस में कितना है आपका 2,400 गिवन है, प्लस में कितना है आपका 50,000 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 4,36,400 कितना आएगा, 4,36,400 ये अमाउंट यहाँ पे आ गया है। और अगर आप लोग इनको टोटल करते हैं तो आपका यहाँ पे भी सेम ही अमाउंट बनेगा, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, एग्जैक्टली सेम है, 4,36,400। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एक छोटी सी मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कर दी है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका न्यू रेज्यूमे है, और जो आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है वो आपका ओल्ड रेज्यूमे के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आई थिंक कितना आना चाहिए, 7200 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, 7200 आना चाहिए। तो एक बार मेरे को बताइएगा जरूर कि ये बात सही है या गलत है, हो सकता है मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन है। 7200 आना चाहिए, तो अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसी अमाउंट के अंदर, यानी कि आपका 4,36,400 के अंदर हम लोग कितना करेंगे, 4800 और ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐड करते हैं 4,41,200 आएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, कितना आएगा आपका 4,41,200, यस 4,41,200, ठीक है। अब मैं यहां से लेस करने वाला हूं आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखिएगा किसको लेस करना है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 लेस होता है, और यहाँ पे आपका 75,000 क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट, यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे उसके अंदर से अगर मैं 75,000 माइनस करता हूँ, 3,36,200 कितना आएगा, 3,36,200 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका अमाउंट आ गया है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आपका 4,36,400 के अंदर से सब्स्टिट्यूट करना, सॉरी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 50,000, तो कितना आ जाएगा 3,86,400। कितना आ जाएगा आपका 3,86,400। दिस इज अ टैक्सेबल सैलरी। अब याद रखिएगा क्या है, ये आपका टैक्सेबल सैलरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये आपका टैक्सेबल सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरीके का डिडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आगे दो तरीके के डिडक्शन और होते हैं। मैंने इनिशियल लेवल पे जब वीडियो शुरू किया था उसी टाइम पे बता दिया था, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसी टाइम पे बताया था 3 तरीके के डिडक्शन है। जब हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इनकम टैक्स के साथ यार एक ये भी प्रॉब्लम है, हमें एक एक डॉट को कनेक्ट करके चलना पड़ता है। मैंने शुरू में अगर आपको बता दिया होता तो आई थिंक ये आपको समझ में नहीं आता। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको जरूर ख्याल रखना पड़ता है, जहन में रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक आपको बेटर वे में क्लियर हो पाया होगा कि यहाँ पे परक्यूस्टिज के केस में मूवेबल एसेट की अगर आप लोग बात करते हैं और स्पेसिफिकली यूज की अगर आप लोग बात करते हैं और इस तरीके से कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है, कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, आपको जरा ख्याल में रखना है। अब हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब भी आप लोग ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सर ट्रांसफर का मतलब जैसे इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को सेल कर दिया, सोल कर दिया, ठीक है ना। उस टाइम पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे और तीनों केसेस के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज द मेन कंसेप्ट। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा लगता है। मैं अभी आपको समझाने वाला हूं एग्जैक्टली मैं किस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। माने हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। याद रखना है आपको किसकी बात हो रही है, आपके मूवेबल एसेट की बात हो रही है, ठीक है। और किसको आपको मूव करना है, किसके पास इसको करना है, टू द एम्प्लॉय, डबल ई आ जाएगा, ठीक है। किसको, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एम्प्लॉय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक अब पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी आप लोग इस टॉपिक की बात करते हैं ना तो हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरी यहाँ पे बनेंगी। ये पहली कैटेगरी है, ये आपकी
दूसरी कैटेगरी है और मेजरली ये आपकी तीसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रखते हैं, जस्ट लाइक आप लोग ले सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर वाला ही कैटेगरी रहेगा। क्लियर है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग लैपटॉप की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, दोनों इसी कैटेगरी में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या बनेगा, हम लोग मोटर कार के लिए अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, मोटर कार के लिए अलग से पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो बच गया वो अदर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, अदर एसेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग तीन कैटेगरियां बनती हैं, किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को मूव करना चाहिए, सॉरी ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो एक कैटेगरी बनेगी। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सेकंड मैंने बताया मोटर कार की, और थर्ड किसकी बात करते हैं, आपके अदर एसेट्स की। याद रखिएगा जब भी आप लोग लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप का अगर आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हम कौन सा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। किससे करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये आपकी दो तीन चीजें हैं जिन पर आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और कितना डेप्रिसिएशन देना है आपको, 50%। याद रखिएगा यहाँ पे जो आप लोग डेप लेके चलेंगे ना, यहाँ पे लैपटॉप और इसके केस में 50% लेके चलते आई थिंक। ठीक है, अगर आप लोग मोटर कार के केस में लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल 20% रहेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग अदर एसेट जितने भी बच गए उनके पास हम लोग 10% डेप्रिसिएशन लेके चलेंगे। फर्क क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ा दिया गया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग एसएलएम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। हाँ, मोटर कार में है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, किसकी बात हो रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, हम लोग जानते हैं WDV के नाम से। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और यहाँ पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। क्लियर है, हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। तो बहुत बेसिक बात माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे कौन से केस में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, कितना डेप लेके चलना है, दैट्स इट। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आई ये बात। जब भी आप लोग ट्रांसफर करते हैं, एम्प्लॉय को बेच देते हैं कोई भी मूवेबल एसेट है उसको, तो उस केस में हम लोग ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन 50% लगेगा, WDV मेथड लगाएंगे, और 20% आपका किस पे लगेगा, मोटर कार के ऊपर लगेगा, WDV मेथड लगेगा। और अदर एसेट्स के केस में हम लोग 10% SLM मेथड लगाएंगे। अब आपको समझना क्या है, फॉर्मेट समझना है कि जब भी ऐसा सीन आपके केस में आ जाए, अगर इस तरीके की चीजें अगर आपसे पूछी जाती है तो फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आपको देखना, देखिए कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको देखना है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, माने जो आपका एसेट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों को माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, जो भी मेथड दिया हुआ है। और ये जो आपका डेप्रिसिएशन है टोटल माइनस करना है, माने जितना भी डेप बनता है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोलेंगे आप लोग, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे एक अमाउंट आ गया, यहाँ पे एक बार और माइनस करेंगे एक फैक्टर को, जिसको हम लोग कहते हैं आपका अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है ना, एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट इसके लिए पे किया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। क्या मिल जाएगा आपको, टैक्सेबल अमाउंट। क्या एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल रहेगा। तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी, और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम को देखेंगे तो उसके लिहाज से भी। इस फॉर्मेट के अंदर चेंज क्या होगा, ये आपका पहला कैटेगरी है, ये आपका दूसरा कैटेगरी है, ये आपका तीसरा कैटेगरी है। देखिए अगर आप लोग पहली कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि अगर आप लोग लैपटॉप को ट्रांसफर करना चाहते हैं एम्प्लॉय को, या आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आप लोग डेप लेके चलते हैं, डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं, कितना परसेंट लगेगा, 50% लगेगा। दूसरी केस में यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा ना, दूसरे केस में क्या है, आप मोटर कार की बात करते हैं तो मोटर कार के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा,
20% डेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 20% डेप आ जाएगा। तीसरे केस में अदर वाली बात है, इसके अलावा अगर आपका कुछ बच गया है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, अदर एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अदर एसेट्स के केस में हम लोग कितना लगाएंगे, 10% डेप लगाएंगे। और याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग एसएलएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों केसेस में हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन बनने वाली है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे जब भी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब आपने जो आपका एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर ने अपने एसेट को एम्प्लॉय को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है, ठीक है ना, उसने बेच दिया है, क्या कर दिया है, बेच दिया है। उस केस में क्या क्या नियम लगेंगे ये पूरा वो चार्ट है, ठीक है ना। इसको आपको समझना है, डिटेल में अच्छे से समझना है। अगर आप लोग समझ पाए तो इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ नियम है, 2 नियम आपको याद रखने हैं। जिस साल आपने बेचा ना एसेट उस साल का डेप नहीं लगेगा। अगले साल जब उसने डेप्रिसिएशन को यूज किया, सॉरी अपने एसेट को यूज किया, तो अगर उसने 180 दिन से ज्यादा यूज कर लिया तो डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए लगेगा। और अगर आपका 180 से ज्यादा बनता है तो पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो आप लोग डेप कैलकुलेट करते हैं वो या तो हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयर का, या फिर आप लोग डेप किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन या तो हाफ के लिए कैलकुलेट होगा या फुल के लिए कैलकुलेट होगा। कब हाफ के लिए कैलकुलेट होगा, देखिए जिस साल आपने जो आपका डिवाइस है, आपका एसेट है, उसको बेचा, उस साल आपका क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। क्या चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपने जिस साल बेचा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 180 दिन से कम यूज किया है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 180 से ज्यादा यूज किया है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम के अंदर इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके। जैसे अगर आप लोग बोर्ड पे देखेंगे तो कोई भी कंप्यूटर परचेज किया है, अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर आपकी पहली कैटेगरी, यानी कि पहली कैटेगरी जो मैंने आपको बना के दी थी ना, उसके अंदर आता है। यहाँ पे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ पे 50% डेप लेके चलेंगे। बस ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे 2024 का डेटा दिया हुआ है और 2024 और 25 में हमें जो आपका 2024-25 के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल ईयर वगैरह आपको सभी को पता होगा, ठीक है। कितना पे किया है राम ने 5,000 रुपए पे किया है। यहां से उसने परचेज किया, किस डेट को परचेज किया, 1/12/2020 को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000 थी। और यहाँ पे देखिए बेच कब दिया, 1/10/2024 को। तो क्या फॉर्मेट बताया था मैंने, जब भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे तो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1.5 लाख रुपया है। क्लियर है, कितना है, 1.5 लाख रुपया है। अब चेक करना है कितने दिन वापरा, 1/12/2020 को। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 1/10/2024 का डेटा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2020 और 21 का डेटा लेके चलते हैं तो 12वें महीने की 1 तारीख को उसने क्या किया है, खरीदा है। तो पूरा का पूरा 12वां महीना, उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो 4 महीने वापरा। मोटा मोटा पकड़ते 4×12 120 दिन बनता है। लेकिन हमने बताया अगर आपका एक सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग डेटा लेके चले, मान लें 6 महीने वाला लेके चलते, मान लीजिए यहाँ पे 10 है ना, तो ठीक है। अगर मैं कहता हूं मान लीजिए इसने ये जो आपका है 180 से कम बना है, 180 दिन से कितना बना है आपका, कम बना है। लेटस से कितना बना, 180 से कम बना है। तो आपको डेप्रिसिएशन कितने के लिए निकालना पड़ेगा, हाफ ईयर के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 50%। कैसे लगाओगे, 1,50,000 इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, 50% डेप्रिसिएशन लगाना है और मल्टीप्लाई में, याद रखिएगा 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो 6/12 आ जाएगा। 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना तो ऑब्वियस सी बात है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा। क्लियर। तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया, कितने महीने के लिए है, 6 महीने के लिए। मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका ये यूज हुआ है एसेट, वो कितना यूज हुआ है, 180 दिन से कम हुआ है। 180 से ज्यादा होता तो पूरी साल का डेप निकाल लेते, ठीक है। तो 1.5 लाख अमाउंट दिया हुआ है, इसको डिवाइड कराना है आपको 1200 से, ठीक है ना। नीचे कितना बन रहा है, 1200, मल्टीप्लाई करना है 50, 6×5 = 300 से, ठीक है ना। तो ये आपका कितना बनता है, 37,500। माने क्या आ गया आपका, 37,000
500 आ गया। क्लियर है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये 37,500 कब तक आया? देखिए 1/12/2020 को उसने खरीदा था, तो ये आया है आई थिंक आपका नया साल जो लगेगा, नया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगेगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका कब लगेगा? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका लगेगा 31/3/2022 तक का। ठीक है, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं 31/3/2022 एक साल का निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने का अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे एक अमाउंट निकल आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप लोग 1.5 लाख के अंदर से 37,500 माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए? एक तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट हुआ। अगर आप इसी डेटा को 12 महीने के लिए कैलकुलेट करें तो जैसे अगर आप लोग देखेंगे 1,50,000 है, मेरे को कितने के लिए कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 100, और आपका कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? अगर 12 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 75,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको डेप्रीशिएशन 31 से 3/2025 तक फिर माइनस होगा, फिर आपका 1/4/2000 सॉरी ये 22 है, कितना है 22 है, फिर आपका 1/4/2023 तक कैलकुलेट होगा, फिर आपका 1/4/2024 तक कैलकुलेट होगा। ठीक है, और हम इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1/4/2024 तक कैलकुलेट होगा, यानी कि फाइनली आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मेट का आपका इस्तेमाल करना है। एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, टोटल डेप्रीशिएशन जो भी साल का बनता है वो माइनस कर देंगे, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। एसेट की वैल्यू जो आपने अमाउंट पे की है, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डेप्रीशिएशन आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। याद रखिएगा क्या मिला आपको? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। और ये आपका माइनस करने के बाद है। इसके अंदर से इंप्लॉय ने जो अमाउंट पे किया है, कितना पे किया है? 5K। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 5K माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आपका टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि सर ये आपका जो डेप्रीशिएशन है कैसे कैलकुलेट करना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूरा डेप्रीशिएशन आपको समझाना पड़ेगा, कैसे आप लोग साल दर साल कैसे डेप कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीशिएशन। और यहाँ पे भी दोनों मेथड आपको आने चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको आना चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और डेप से रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे समझ गए हैं यहाँ पे कैसे साल दर साल आपने 2020 में इसको खरीदा, बेचने की बात कब हुई है? 2024 में, तो कितने साल का डेप लगा, हर साल का डेप निकालना है, और ये सारी बातें आपको करनी है। समझ में आया? डेप्रीशिएशन निकालने के बाद ही आप लोग टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। हालांकि स्टडी में आपकी नंबर ऑफ वीडियोस आएंगी, अभी हम 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर का केस लेंगे, फिर हम मोटर कार की बात करेंगे, अदर एसेट्स को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं कहूंगा इसको, ज्यादा कुछ हमने नहीं समझा, पर किस चीज के मीनिंग को समझा, बेसिक फंडामेंटल को समझा, किन किन नियम्स को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स को ध्यान रखना है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा की है। उम्मीद करता हूं सेशन अगर आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।